Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to study class 10th subject SST Geography part NCERT base chapter number 6 Manufacturing Industries पार्ट नंबर 7। इससे पहले हम 6 वीडियोज पढ़ चुके हैं। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो आज की जो टॉपिक है मिनरल बेस इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस इंडस्ट्रीज को हम स्टडी करेंगे कि जो खनिज पर आधारित कौन से उद्योग हैं। एट फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिनरल बेस इंडस्ट्रीज। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मिनरल बेस की जो इंडस्ट्रीज है वे कौन सी इंडस्ट्रीज है, किसे कहते हैं। तो मिनरल बेस इंडस्ट्रीज मीन्स द इंडस्ट्रीज दैट uses the minerals and metals as a raw materials are called the mineral based industries. Yes, I repeat again, industries that uses minerals and metal as a raw materials are called द मिनरल बेस इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योग जिन उद्योगों में खनिज और धातु एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मिनरल बेस इंडस्ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम स्प्लैटिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्रीज है दीज इंडस्ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल base industries. Clear? Yes. Now we study one by one. Iron and steel industries. Iron and steel industries means लोहा इस्पात उद्योग। इसको हम हिंदी में कहते हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग को हम बोलते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज ए बेसिक इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज ए बेसिक इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्रीज है। Iron and steel industries also the backbone of all industries. Iron and steel industries को सभी उद्योगों की एक रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज में जो मशीनरी जो बनती है वे किसी न किसी मेटल से बनी होती हैं, धातु से बनी होती हैं। मोस्टली आयरन एंड स्टील की ही मशीनरी बननी होती है आयरन की, चाहे वे फैन की हो, फैन मेकिंग हो, या मोबाइल से ऑटोमोबाइल से संबंधित हो, आपके यहाँ मोबाइल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एनी इंडस्ट्री या हैवी इंडस्ट्रीज हो सकती है, आपकी मीडियम इंडस्ट्रीज हो सकती है और लाइट इंडस्ट्रीज होती है। कोई भी इंडस्ट्रीज की अगर हम उसकी इमेजिन करते हैं
उसमें आयरन स्टील का यूज होता है। सो वी कॉल द आयरन स्टील is the backbone of the all industries. Okay? तो basic industries, iron steel basic industry, it is divided the three parts, or we can say iron steel industries classification in mostly three types: heavy industries, medium industries and light industries. Mostly iron steel industries is the heavy industries. आयरन इंडस्ट्रीज को हम भारी उद्योग, मध्यम उद्योग और हल्के उद्योग में लेते हैं, लेकिन अधिकांश जो हमारी मशीनरीज है वे हैवी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। डिपेंड ऑन इट्स फॉर द मशीनरी, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये मशीनरी के ऊपर करती है कि कौन सी मशीनरी किस प्रकार से उसका मैन्युफैक्चरिंग किया रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, जैसे हो सकता है उसका कुछ सामान होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो लाइट इंडस्ट्रीज है, लेकिन अगर कोई किसी मशीनरी का यूज किया जाता है, बड़ी मशीनरी बन रही है, तो वे हैवी इंडस्ट्रीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे आयरन एंड स्टील्स की सब एग्जाम्पल्स हैं कि आयरन स्टील में कौन कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं। तो सब एग्जाम्पल्स: इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शंस, जिससे भवन निर्माण से संबंधित मशीनरी बनती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस इंडस्ट्रीज, डिफेंस के जो आपके इक्विपमेंट्स जो बनते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री, टेलीफोन इंडस्ट्री, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स, और विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता के जो सामान है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। यस, यू आर the basically iron and steel industry is the heavy industry. Iron or cooking and limestone is ratio approximately for 2:1. आयरन और स्टील जो इंडस्ट्रीज का जो मैन्युफैक्चरिंग में जो एक रॉ मेटेरियल्स की यूजेज किया जाता है, वे कॉल कुकिंग कॉल का फॉर रेशो, लाइमस्टोन कुकिंग आयरन और का फॉर, कुकिंग कॉल का 2 एंड लाइमस्टोन 1। आयरन और लोह एस, अगर हम इसका रेशो देखते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का जब तैयार इस फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, तो आयरन और फॉर, कुकिंग कोल 2 और लाइमस्टोन 1। ये एक इसका रेशो है कि जब लोहा इस्पात उद्योग इंडस्ट्रीज में तैयार किया जाता है, कि जैसे मान लें आयरन और अगर 4 kg का यूज किया जा रहा है, तो उसमें जो कुकिंग कोल है, जो एनर्जी के लिए, हीटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, उसका यूज मान लीजिए 2 kg। एंड लाइमस्टोन माने जो चूना पत्थर है, जो उसका एक फ्लोरिंग मेटल्स है या हेल्पिंग उसका मेटेरियल्स है, उसका 1 kg। तो इट इज द अप्रोक्सीमेटली रेशो यूजेज इन द आयरन एंड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। तो
आयरन और कुकिंग कोल और लाइट स्टोन। कंप्लीटली इसकी प्रोसीजर में आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग स्टेप बाय स्टेप क्या होता है उसको बताऊंगा। मैग्नीज आर आल्सो द रिक्वायर्ड टू द harden to the steel. Manganese also a raw materials of the iron and steel industry for harden to the steel. स्टील को कठिन बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए मैग्नीज का यूज किया जाता है। किसमें? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। पब्लिक सेक्टर मोस्टली the iron and steel industry is the public sector industry. ये जो आयरन जो और स्टील जो इंडस्ट्रीज है ये पब्लिक सेक्टर का है, अर्थात सार्वजनिक सेक्टर का है। इसमें सार्वजनिक सेक्टर में अधिक इसे बनाया जाता है इसमें आयरन से। अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड क्लोज टू द मिनरल्स रिच एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब देखते हैं कि आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज है वे मोस्टली कहां पर लोकेटेड है, वे कौन से स्थान पर लोकेटेड है, वहां पर कौन से उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है। ये तो निश्चित है कि कोई भी इंडस्ट्रीज मोस्टली वहां पर लोकेटेड किया जाता है जहां पर उसका रॉ मटेरियल्स अधिक मात्रा में मिलता है। अधिक से अधिक जहां पर रॉ मटेरियल्स मिलेगा उसमें चीप लेबर मिलेगी, उसके लिए वाटर की सप्लाई होगी, उसके लिए पावर्स मिलेगी, चीप लेबर होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, नियरेस्ट मार्केट होगा, तो निश्चित रूप से वे इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलपमेंट से। तो कह रहा है बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड क्लॉज द मिनरल्स रिच एरिया, ऐसे क्षेत्र में आयरन और स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड होंगे जहां पर रॉ मटेरियल रिच होगा, कच्चे पदार्थ की दृष्टि से धनवान है, यानी कच्चे पदार्थ अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इन एनफ क्वांटिटी, जहां पर्याप्त मात्रा में हमको रॉ मटेरियल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा नागपुर प्लेटू रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर प्लेटू में सबसे अधिक हमारा आयरन मिलता है, इसलिए यहां पर छोटे नागपुर प्लेटू जो वेस्ट बंगाल रीजन क्षेत्र है, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका और तमिलनाडु ये ऐसे एरिया जहां पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हमारा अधिक डेवलपमेंट हुआ है। वाई, क्यों हुआ है, व्हाट इज द मेन फैक्टर्स और अफेक्टेड ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन दिस एरिया। तो नाउ वी डिस्कस some factors which is the affected of the iron and steel industry in this area. So some factors are responsible for location of iron and steel industry. तो सब फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं कि निश्चित रूप से एनी इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्रीज को कुछ फैक्टर्स उसको इफेक्टेड करते हैं। The some factors are affected. Number one, close proximity to the area where raw materials are found, reduce to the transportation cost. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि रॉ मटेरियल्स की सबसे अधिक कोई भी इंडस्ट्री, हम बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, iron and steel industries located where
the raw material is available due to the reduce the transportation cost, कि जिस स्थान पर कच्चा माल अधिक मिलेगा, रॉ मटेरियल्स अधिक मिलेगा, वहां पर ये इंडस्ट्रीज यूज करेंगे, इसको लगाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो हमारी यातायात का जो परिवहन जो खर्चा है वे कम हो। अगर रॉ मटेरियल्स हम दूर से लेके आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से लेके आएंगे, तो हमारा ट्रांसपोर्ट चार्जेज हमको अधिक अफोर्ड करना होगा। और अगर रॉ मटेरियल हमारे नज़दीकी मिल जाता है तो हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज कम हो जाएगा। इसलिए ये फैसिलिटीज इन रीजन में है छोटा नागपुर, क्योंकि जहाँ पर रॉ मटेरियल ही वहाँ पर है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज इतना नहीं लगेगा। क्लियर? तो क्लोजली proximately to areas where raw materials are found to reduce the transportation cost. Number 2, availability of the cheap labor. ये भी एक रीजन है, चीप लेबर, जहां पर सस्ती मजदूर मिलेंगे, सस्ते श्रमिक मिलेंगे, तो उनको उस इंडस्ट्रीज को, उस फैक्ट्री को अधिक पे नहीं करना होगा वेजेज के रूप में। तो चीप लेबर, तो निश्चित रूप से छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, उड़ीसा और बिहार और उत्तर प्रदेश नजदीक वाले क्षेत्र से चीप लेबर अवेलेबल हो जाती है। इसलिए ये जो इंडस्ट्रीज है आगे की ओर इंक्रीज हो। तो चीप लेबर, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, रेगुलर सप्लाई नजदीकी जो हमारे वेस्ट बंगाल से, जैसे हुगली रिवर्स है और वाटर के क्षेत्र है हमारे, इसमें क्षेत्र है झारखंड से, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु से जो रिवर्स जो फ्लाइंग करती है, उनसे हमको वाटर मिल जाता है। और कोस्टल एरिया से जैसे है वेस्ट बंगाल, हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु, तो ये भी इसकी एक है रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। कि वाटर तो एक बेसिक नीड्स है फॉर इंडस्ट्रीज के लिए, तो रेगुलर सप्लाई, नियमित रूप से पानी की पर्याप्त पूर्ति हो जाती है, इसलिए ये इंडस्ट्री भी डेवलपमेंट हुआ है। पावर एंड नियरेस्ट टू द मार्केट ऑफ द फिनिशिंग गुड्स, नियरेस्ट मार्केट ये भी इसका है कि नजदीकी ही मार्केट होना चाहिए, बाजार होना चाहिए। जो तैयार जो माल है, फिनिशिंग गुड्स है, आयरन स्टील का फिनिशिंग गुड्स है, उसकी वहां पर कंजप्शन होनी चाहिए ताकि उसका उपभोक्ता कंज्यूमर अधिक से अधिक हो। तो ये भी है नियरेस्ट टू द मार्केट। क्लोज टू सी पोर्ट टू एक्सपोर्ट द फैसिलिटी, सी पोर्ट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक के पास में सी पोर्ट नियरेस्ट है, सी पोर्ट नियरेस्ट है, इसलिए माल को एक्सपोर्ट करने में एक्सपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पर माल को निर्यात करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इसलिए ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को उसकी लोकेशन करने में बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये था आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। Now we discuss some other features of the iron and steel industries. For example, it is a public sector industry and the sale and the TISCO. About the discussion that TISCO and SAIL. Now we discuss the other features of the iron and steel industry. 32.8 million tons, 32
0.8 million tons of steel production. India 9th rank among the world. कि 32.8 लाख टन स्टील का प्रोडक्शन करने के उपरांत भी इंडिया का वर्ल्ड में 9वां स्थान है, 9th रैंक अमॉन्ग द वर्ल्ड. In spite the largest production of the steel, the India is per capita consumption per annum is only 32 किलोग्राम. इतना अधिक प्रोडक्शन करने के बाद भी जो इंडिया है उसका पर कैपिटा कंजप्शन, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो उपभोक्ता है वे 32 किलोग्राम है. 32 किलोग्राम है, बहुत कम है. इन 2004 इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द स्टील. 2004 के अंदर भारत देश एक बहुत बड़ा एक निर्यातक देश था. इन 2004 कि इंडिया वॉज द लार्जेस्ट. तो इन 2004 इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील. 2004 के अंदर भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था. प्रेजेंटली देयर आर 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड एंड मैनी मिनी स्टील प्लांट्स. अगर हम टुडे देखते हैं, आज का हम समय देखते हैं, तो 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं एंड मिनी प्लांट्स हैं, बहुत से छोटे प्लांट्स हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. मोस्टली जो ये इंडस्ट्रीज है ये पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है. इसलिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्टली भी नॉन एज द सेल, SAIL, सेल मीन्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर है वे सेल के माध्यम से इसके जो गुड्स का है, फर्निश्ड गुड्स को उसको सेलिंग करता है. एंड बाय द टिस्को प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ इन नेम ऑफ द टाटा स्टील. शेष जो सामान है वे टिस्को जो कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को मीन्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, वे अपने स्वयं के माल को टाटा स्टील के नाम से सेलिंग करती है. इन द 1950 आफ्टर आवर कंट्री इंडिपेंडेंस 3 years कि हमारा देश स्वतंत्र होने के 3 वर्ष बाद in the 1950 China and India produced the almost same quantity of the steel. 1950 के अगर हम वर्ष को देखते हैं तो इंडिया और चाइना ऑलमोस्टली समान मात्रा में, सेम क्वांटिटी में स्टील का प्रोडक्शन करते थे. लेकिन टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील. लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो चाइना पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पर है, सबसे अधिक स्टील का प्रोड्यूसर है. नॉट ओनली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील बट द कंज्यूमर ऑफ इट्स, लेकिन उसका उपभोक्ता भी सबसे अधिक चीन ही करता है. अर्थात चाइना एक ऐसा कंट्री है जो सबसे अधिक स्टील का भी प्रोडक्शन करता है और उसका कंज्यूमर्स अर्थात उसका कंजप्शन, उसका उपभोग भी सबसे अधिक करता है. वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज अंडरलाइन. नेक्स्ट, आयरन एंड स्टील गो द मोस्ट आफ्टर द FDI and the liberalizations go the poster. यानी कि आयरन और स्टील को
अधिक जो एक मोटिवेट मिला, एक प्रोत्साहन मिला, वे किसके कारण से मिला? एफडीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे एफडीआई को हम देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लिबरलाइजेशन मान उदारीकरण की जो पॉलिसी थी, उसके कारण आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को क्या हुआ? बूस्टर हुआ, एक प्रोत्साहन मिला। ये था हमारा आयरन एंड इंडस्ट्रीज, द चैलेंजिंग ऑफ द फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो कुछ इसके सामने आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज थी उसके सामने कुछ चैलेंज भी है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हैं, कुछ उसके बैरियर्स हैं कि आयरन और स्टील के सामने कुछ चुनौतियां हैं, कुछ समस्या हैं जो आगे की ओर अभी नहीं बढ़ रहा। तो कौन कौन सी चैलेंजिंग है? एग्जामिनर आपको एसएस में कुछ भी बोल सकता है कि व्हाट इज द मेन चैलेंजिंग ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मान लीजिए इमेजिन यू सेट अप द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, व्हाट इज द चैलेंजिंग फॉर टू, कि तुम्हारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी। मान लीजिए एक इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हो आप आयरन स्टील की, तो आपके सामने कौन कौन चुनौतियां आएंगी। तो एग्जामिनर आपको आपका क्वेश्चन को किसी प्रकार से पुटअप कर सकता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो नाउ वी डिस्कस सम चैलेंजिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नंबर 1, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। कुकिंग कोल, जो आपका कुकिंग कोल है, जो एक एनर्जी के रूप में यूजेज किया जाता है आयरन स्टील में, तो हाई कॉस्ट और लिमिटेड है, उसकी ऊंची कीमत है और लो और लिमिटेड अवेलेबिलिटी। हमारा जो कुकिंग कोल है वे सीमित है, हमको उसको यूज जो करना है बड़े अच्छे तरीके से करना है, अवेयरनेस से करना है। सेकेंड, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जो हमारी जो लेबर है, जो मजदूर है, वे आज भी उस जो प्रोडक्टिविटी है वे कम क्वालिटी में, लोअर क्वालिटी में प्रोडक्शन कर रही है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है कि लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। थर्ड, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। टुडे इट इज द मेन प्रॉब्लम्स फेसिंग ऑफ द आयरन एंड स्टील कंपनी की इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, की जो एनर्जी है, जो पावर्स है, चाहे ये पेट्रोलियम हो या कोल हो या डीजल हो, ये पूरा सप्लाई नहीं हो रहा है कंटिन्यूटी से। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है कि आयरन और स्टील जो प्लांट्स है वे आगे की ओर गो अहेड नहीं हो रहे हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा निर्माण से संबंधित है, वे अभी फॉरेन कंट्री के बजाय पुअर है, हमारी अच्छी मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ये हमारी कुछ चैलेंजिंग है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो निश्चित रूप से आयरन और स्टील फैक्ट्री हमारा और अधिक डेवलपमेंट होगा, जिससे हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वे उसका बेस अच्छा तैयार होगा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आपको ये वीडियो कैसे लगी? आप इसको लाइक करना, शेयर करना। हाँ, अगर कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मैसेज करना, आपकी हर प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन करने के लिए रेडी हूँ। ओके, थैंक यू।